नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार सिंह। हाय, दिस इज पूजा पांडे। हाय, दिस इज मनीष। हिंदुस्तान देखते रहिए हिंदुस्तान। सिया एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसके चेन से बांध के रखा जाया करता था। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। बीते लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा को पसंद करने वाले एक ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे जिसको जब वो थिएटर से निकलें तो अपने जहन में लेके जा सकें, और सिया के साथ उनका ये इंतजार पूरा हो सकता है। फिल्म के बारे में मैं तो बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ जुड़ी है इस फिल्म की टीम जो हमें बताएगी फिल्म के बारे में। हमारे साथ मौजूद है विनीत, पूजा और मनीष। स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान में। थैंक यू। तो मनीष जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि जो निर्देशक होता है वो नींव होता है किसी भी फिल्म की, तो सिया क्या है? सिया एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसके साथ एक गलत काम हुआ है। 17 वर्ष की उम्र है उसकी, और वो चाहती है कि वो जीवन में आगे बढ़े। उसके कई सपने थे, पहले तो वो टूटते हैं, और उसके बाद जो उसके संघर्ष, अगर न्याय पाने की इच्छा रखती है और लड़ना चाहती है, तो उसका जो संघर्ष का आर्क है वो इतना कठिन हो जाता है। उसकी फैमिली का जो एक पूरा दर्द है वो इतना ज़्यादा गहरा होता है कि बहुत मुश्किल होता है ये सफ़र। तो सिया फिल्म की कहानी ऐसी एक लड़की की कहानी है जिसे न्याय पाने की इच्छा है, उसको लड़ना भी चाहती है, लेकिन उसके रास्ते में कई तकलीफ़ें आती हैं। उस तकलीफ़ों को दर्शाते हुए वो क्या न्याय पा सकती है और क्या एक्चुअली हालात कैसे होते हैं उसको दर्शाती है। आप फिल्म में महेंद्र का किरदार निभा रहे हैं। हर किरदार को चुनने के पीछे कोई ना कोई वजह रहती है, तो महेंद्र बनने के पीछे की क्या वजह रही? मैंने मुक्काबाज के बाद ये तय किया, जब मुझे ये आज़ादी मिली कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो मैंने ये तय किया था कि हर साल एक फिल्म ऐसी करूँगा जो इमेज से परे हो, कि मैं उसके बंधन में निर्णय ना लूँ कि ये इमेज है, ये नहीं करना चाहिए। सिया वो फिल्म है। इसके पहले मैंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी लास्ट ईयर की थी, उसके पहले गुंजन सक्सेना की थी, उसके पहले सांड की आँख की थी। तो ये चारों फिल्में 4 साल में उस एक फिल्म में वो फिल्म रही हैं। प्लस सिया की कहानी बहुत ज़रूरी कहानी है जो कही जानी चाहिए, और एक कारण बड़ा ये है कि मैं भरोसे पे चलता हूँ। दृश्यम के साथ 2 फिल्म मैंने की है, आधार और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जो फिल्में मनीष जी ने प्रोड्यूस की हैं वो पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स है, ये हम सब जानते हैं। तो इन्होंने जो चुनाव किया एज ए डेब्यू डायरेक्टर जिस कहानी का, वो कहानी भी अपने आप में उतनी ही रूटेड और उतनी ही सच्ची है और उतनी असरदार है। तो 1 मिनट में तय हो गया था। सर ने कॉल किया, विनीत बाबू ये एक फिल्म है, मैं करना चाहता हूँ और आपको सोच के किरदार लिखा है। बोला सर करते हैं। पूजा, आपका जो किरदार है फिल्म में, सिया का है, लीड कैरेक्टर है, रेप विक्टिम आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। फिल्म में देख चुका हूं, ये ऐसा कैरेक्टर है जो प्ले करना बहुत इजी नहीं है। मेंटली आपको एक अलग जोन में जाना पड़ता है। तो इस कैरेक्टर के लिए आपने क्या कुछ कैसे तैयारी की है? जी तो पहले तो हम रेकी पे गए थे टीम के साथ। सर ने बोला था कि हम अपना काम करेंगे, आप अपना कैरेक्टर डेवलप कीजिएगा, गांव में जाइएगा, लड़कियों से बातचीत करिएगा, वहाँ की लड़कियाँ, परिवेश वहाँ का। तो मेरी जो फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम रश्मि सुवंशी है, तो बेसिकली वो वहीं से हैं, प्रतापगढ़, जहाँ हमने शूट किया है। तो उनके गांव में उनके घर में बेसिकली उन्होंने मुझे रुकवाया था ताकि मैं वहाँ की रहन सहन, बोली, लड़कियाँ कैसे रहती हैं, उनको, लड़कियों को बेसिकली क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सिटी से और गांव में बहुत डिफरेंस है। और ज़्यादातर मैं उनकी फैमिलीज़ के साथ भी बैठी थी, लड़कियों की, उनके मम्मी पापा के साथ। बट मैंने वहाँ एक चीज़ नोटिस की कि ज़्यादा मम्मी पापा भी, उनके जो माँ बाप हैं, ज़्यादा बोलना अलाउ नहीं करते लड़कियों को। बयान ज़्यादा कुछ पूछो तो शर्माते हैं, ज़्यादा कुछ बोलने नहीं देते। इवन माँ बाप भी शर्माते थे, लेकिन मैंने भी थोड़ा ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि नहीं सही लग रहा था मुझे पूछना। बट हाँ, उनको जिन चीज़ों से गुजरना पड़ता हुआ एक लड़की को, सिर्फ एक गलत काम लड़की का कैसे लाइफ चेंज कर देती है। पहले क्या लाइफ थी, उसके बाद क्या लाइफ हो जाती है।
और इंटायर लाइफ में उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, अपना फैमिली के ताने, खुद का जो ट्रॉमा होता है लाइफ में, सोने से पहले, उठने से पहले, खाना पीना, मतलब जो भी लड़की के साथ एक बीतता है वो पूरी जर्नी बेसिकली दिखाई गई। और मेरे लिए काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था इंटायर द फिल्म व्हेन वी शॉट द फिल्म। फिल्म का वो कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट जो सबसे ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग रहा हो करना? जी, तो एक्चुअली फिल्म का सारे सीन्स ही बहुत मेंटली थे। कोई भी एक सीन नहीं था जिसमें मैं खुल के हंसी हूँ या हाँ। जी। तो मैं बोलूँगी अबडक्शन सीन, जो जहाँ पे लड़की अबडक्ट रहती है, वो, और एक कोर्ट वाला सीन। तो बेसिकली अबडक्शन सीन में 5-6 दिन हमने शूट किया वहाँ पे। मुझे चेन से बांध के रखा जाया करता था। खाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। घंटे घंटे भर मैं उस रूम में कैद रहती थी जहाँ मेरे आजू बाजू लोग रहते भी नहीं थे। एक्चुअली में होता था शूटिंग? जी, हुआ है ये, मतलब मेरे साथ तो हुआ है ये। आजू बाजू लोग नहीं रहते थे, कोई नहीं रहता था। घंटे घंटे भर उस रूम में मैं कैद रहती थी। और मैंने भी कहीं हद तक मैंने नहीं मना किया। मैं मना कर सकती थी कि हाँ 3-4 घंटे बाद अब हो गया, बिल्कुल, मुझे पानी दे दो, खाना दे दो। बट मैंने सोचा कि मैं उसमें घुस के देखती हूँ कि जब जिसके साथ हुआ है उसको भी तो ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ा होगा ना, उसको कैसा फील होता होगा। उस फील को अपने अंदर लाने के लिए मैं गुजरी उस चीज़ों से। और वो जो कोर्ट वाला सीन के बारे में हम अगर बात करें तो वो इतना ज़्यादा मेरे लिए मेंटली डिस्टर्बिंग हो गया था नेक्स्ट टाइम के बाद कि हमने वहाँ पे शूट रोक दिया था एक दिन के लिए। उस बेसिकली शॉट को हमने दोबारा शूट किया क्योंकि वो इतना ज़्यादा मोनोटोनस हो गया था ना, रो रो के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और मैं आगे कुछ बोलने के लिए ही नहीं थी। तो सर ने बोला हम यहीं स्टॉप करते हैं, हम ये इसको रीशूट करेंगे, कल करेंगे। कल फिर उसके लिए भी मुझे इतना घुसना पड़ा उस कैरेक्टर में, इतना घुसना पड़ा, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था ना वो मेरे लिए कि निकलना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसमें काफ़ी मेहनत गई मेरी। आप जबलपुर से हैं जी, तो जबलपुर से बॉम्बे, मुंबई का सफ़र कैसा रहा? और मुझे नहीं पता ये बात कितने लोगों को पता है नहीं, लेकिन आप शालिनी पांडे की सिस्टर हैं। तो वो कितना हेल्पफुल रहा, कितना क्या उससे चीज़ें आसान हो गई या मुश्किल हो गई? जी, मेरी जर्नी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है। ईज़ी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मैंने 7 साल जबलपुर में थिएटर किया हुआ है। मैंने उसके बाद कई शॉर्ट फिल्म्स और छोटे छोटे एड्स ये सब करती रही। उसके बाद मैं 2017 में मुंबई शिफ्ट हो गई थी। उसके पहले भी जैसे मैं ट्रेन क्लासिकल डांसर भी हूँ, मैंने डिग्री ली हुई है कथक में। और मुझे वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स के आर्ट कल्चर या तो सिंगिंग में या तो डांस में एक्सप्लोर करने का बहुत इच्छुक थी मैं। तो मैंने कर्नाटका में 3 महीने का कोर्स किया हुआ है यक्षगान का। मैं ट्रैवल करती रहती थी दोस्तों के साथ, थिएटर शोज़ में करती रहती थी। फिर मैं जब मुंबई आई, ऑडिशन चलते रहे। उसके पहले भी क्योंकि जब हम होम टाउन पे थे तो उसमें कोई ज़रिया नहीं था कि हम बॉम्बे आना अलाउड था नहीं। फैमिली थोड़ा सा डरती थी कि 2 लड़कियां हैं, कैसे जाएंगी बॉम्बे, कोई है नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कहाँ रहेंगी, कैसे क्या करेंगे, तो भेजते नहीं थे उस कारण से। और मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था उस वक्त। तो ये सब चीज़ें हुई। और जब उस टाइम जब मेरे पास ज़रिया नहीं था कि मैं जाके ऑडिशन दे पाऊँ, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो उसके थ्रू हम प्रोफाइल भेजते थे। फिर जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई बॉम्बे, उसके बाद ऑडिशन चलता रहा। सारी कभी कभी चीज़ें ऐसी होती थी कि यहाँ तक लॉक हो जाती थी बट फाइनलाइज नहीं होती थी, यहाँ से आके यहाँ हो जाता था। वो चलता ही रहा 2-3 फिल्में साइन होते रह गई थी। तो वो एक एक्टर के लिए बहुत डिप्रेसिंग होता है कि या तो आप एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हो कि शायद मेरे में कुछ मेरे में कमी नहीं है क्या, नहीं हो पा या तो रहा। मैं इस फील्ड के लिए नहीं बनी हूँ, तो आप फिर दूसरे ऑप्शंस ऑप्ट करने लगते हो। तो बट मुझे उसी टाइम से एक चीज़ अपने अंदर दिख गई थी कि शायद मुझे पेशेंस रखना चाहिए यहाँ पे। पेशेंस बेसिकली मेरे को मेरी जर्नी में बहुत काम आया है और इस कारण से शायद मुझे सिया मिली। मैं ये डेस्टिनी को बहुत बड़ा हाथ देती हूँ कि पेशेंस आपको रखना चाहिए, तो आपको मुकाम तक आपके लिए जाते हैं पेशेंस। विनीत, आप करीब 2002 या 2000 की शुरुआत से ही सिनेमा में हैं, एक्टिव है। अपने आप करियर को कैसे देखते हैं? आपको लगता है रविनाश कुछ शायद अगर ये की जगह मैं ऐसा करता तो बेहतर होता, या जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और होता जा रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं इन चीज़ों को भी नहीं मानता कि जो होता है समय के साथ होता है। इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा कम मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है उसको कोई सोचा कि यहाँ से एक पुल जा सकता है, फिर कुछ लोग उस बात को
अचीव करने के लिए, एकम्प्लिश करने के लिए उस पर काम किए और वो लगे रहे, तो आज वहाँ पुल है और उस पुल की सच्चाई ये है उस पे से गाड़ियाँ जाती हैं, हम और आप भी आते जाते हैं। तो अगर समंदर के ऊपर पुल सोच के बनता है तो करियर भी अगर कुछ लोग चाह जाएं तो कमाल का बनाया जा सकता है, और ऐसे करियर बनते मैंने देखे हैं। बिल्कुल। तो बहुत लंबा वक्त मेरा सिर्फ इस कोशिश में चला गया कि मुझे एक ढंग की फिल्म मिल जाए। मेरी कोशिश वहाँ तक थी कि मैं पीछे खड़ा रहता था और पूरे दिन ये सोचता था कि किसी दिन इस फिल्म में एक लाइन बोलने को मिल जाती, और ऐसे पूरी फिल्म ख़त्म हो। आप ऐसी फिल्में देखेंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ, पूरी फिल्म में कुछ नहीं बोला है, या हैंचमैन हूँ और कुछ बस इतना ही कि वो सिर्फ आए स्क्रीन प्रेजेंस है, लेकिन कि बस हूँ, बस कैरेक्टर हूँ। नहीं है। और लेकिन अंदर बेचैनी ये थी कि काश मेरे पास भी कभी एक सीन आए जिसमें कुछ लाइंस लिखी हों मेरे किरदार के लिए, तो मैं उससे जूझा हूँ। न जाने कितनी रातें, मतलब मेरा तकिया गीला हो जाता था रो रो के, लेकिन मैं अकेला तो नहीं हूँ। और मैंने कभी ये ज़िद नहीं छोड़ी कि जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मौका नहीं मिलेगा, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। मौका मिलेगा और मैं चूक गया तो कमी मेरे में है, उस दिन किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं शहर में नहीं मिलूंगा। लेकिन जब तक वो नहीं हुआ है, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, अंगद के पैर के जैसे मैं जमा रहूँगा। और मैं इंतज़ार करता रहा। फिर ये हमेशा होता था कि कहीं एक सीन अगर मुझे मिला है तो वहाँ आप देखेंगे कि नेक्स्ट फिल्म भी की है, फिर नेक्स्ट फिल्म की है, तो एक सीन से 2 सीन हो जाते थे, 2 से 3 हो जाते थे, 3 से 5 हो जाते थे, लेकिन कभी भी वो मौका नहीं मिला जिसके लिए मैं शहर में आया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 12 साल के बाद हुई। अनुराग सर को मैं 10 साल के बाद मिला, पहली बार 2010 में मिला। फिर वासेपुर ने मुझे एक एक्टर वाली पहचान दी। बिल्कुल। लेकिन वासेपुर के सारे लोग बहुत आगे निकल गए। मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जैसा बाकियों के साथ हो रहा था। आई वॉज ऑलवेज हैप्पी फॉर अदर पीपल। मेरे अंदर वो नहीं है कि आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं इस बात से मेरे को जेलस वेलस मुझे नहीं होता। मेरा दिल इस मामले में बहुत बड़ा है, थैंक यू। लेकिन मैं जिस लिए आया था वो नहीं हो रहा था, तो मैंने तय किया कि मैं खुद लिखता हूँ मेरे लिए। तो मुक्काबाज लिखनी मैंने और मेरी सिस्टर ने शुरू की इस फैसले के साथ, इस सोच के साथ कि ये वो मेरी फिल्म होगी जिसे मैं एज अ लीड एक्टर करेंगे। और मैंने मेरे करीब के दोस्तों को बोल दिया था कि वो बोलते थे कि तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि वासेपुर जैसी फिल्म का मौका मिल चुका है, अगली और बॉम्बे टॉकीज आ चुकी है, लोग तुमको भूल जाएंगे 2 साल में, यही मौका है, जो मिल रहा है करते जाओ। मैं बोला नहीं। और मेरे दोस्त हैं, कभी वो मिलेंगे तो पूछ लेना आप, उनको बोला था कि अगर मैं मर गया ना तो पैसे छोड़ के जाऊंगा, ये स्क्रिप्ट इसी से मुझे फूकना, ये मेरी जिद है। और वो सब मुझे ऐसे देखते थे कि विनीत गया। बोला ना, अब या तो ये बनेगी या फिर इसी से मैं, इसके एक एक पन्ने, एक एक लाइनों से मैं जलूंगा और मैं दुनिया से चला जाऊंगा। ये मेरी जिद थी। मुझे ऑफर होता था कि पैसे ले लो, स्क्रिप्ट दे दो। मैं हमेशा, मेरी सोच ये थी 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरे को पिक्चर दे दो। और ये सिलसिला चलता गया। जिस दिन स्क्रिप्ट ख़त्म की उस दिन ये सोच के मैं हर दिन 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग करता था कि एक दिन मुक्काबाज बनेगी। मेरे पास ना प्रोड्यूसर था, ना डायरेक्टर था, मैं दरवाजे खटखटाता था और भरोसा था कहीं से। हाँ, मेरे पास कोई था नहीं जो बैंड्रा वर्ली सीलिंग बना दे। मैं उस इंजीनियर को खोज रहा था, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो ये भरोसा करें कि इस पे एक पुल बन सकता है जहाँ से लोग जा सकते हैं, ये एक्टर इस कैपेसिटी में काम कर सकता है। वो मैं भरोसा खोज रहा था। और 18 साल के बाद वो पहली बार हुआ। और मुक्काबाज ने जब मुझे आज़ादी दी चुनने की, तो मैंने तय किया है हर साल एक फिल्म ऐसी करूँगा। और बिना सोचे, मुझे इस बात से ये नहीं होता कि सिया फिल्म है और पूजा की पहली फिल्म है, मैं क्यों आ रहा हूँ इस कैपेसिटी में, सब नहीं सोचता। इसको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो मैं खड़ा होता हूँ। सीलिंग वाली बात आप बोल रहे थे, वही चीज़ कि आपके पास नहीं था लेकिन कोशिश कर रहे हो कि दूसरों को मिलता है। हाँ बिल्कुल, कि मुझे जो मुश्किल आई वो वैसे ही मैं आगे नहीं करना चाहता। अगर मेरे खड़े हो जाने से कुछ पुश आ सकता है,
किसी के सपने में, किसी के करियर में, तो वाई नॉट। बाकी मेरी ज़रूरतें, वो मैं तो दाल चावल भुजिया आलू की खा के ना वो प्रसन्न रहता हूँ। मेरी ज़रूरतें कम हैं तो मुझे डर कम लगता है। फेयर इनफ। मनीष जी, आपकी ये डेब्यू डायरेक्टर मूवी है, इसके पहले भी आप सिनेमा पे अलग अलग तरह से जुड़े रहे हैं। इन दोनों बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया जा रहा है बॉलीवुड को स्पेसिफिकली, क्या वजह है आपके अकॉर्डिंग इसकी? मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हिंदी सिनेमा खास करके जो इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, और जो लेवल ऑफ इंटरनेशनल सिनेमा हो गया आजकल पिछले 20-25 सालों में, दे हैव ग्रोन लीप्स एंड बाउंड। हिंदी सिनेमा हैज़ नॉट केप्ट द पेस विद इट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। So Hindi cinema has to go back to the drawing boards to develop content-driven cinema, to develop characters and invest on script and storytelling more and more. Then only audience will actually come back in the market. सिया रिलीज के बेहद करीब है, क्या लगता है ये फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर पाएगी? देखो, मैं इसका जवाब दूंगा, बॉक्स ऑफिस से हमें कोई लेना देना नहीं होता, सीधी बात होता है। ठीक है। हमारी जो फिल्में जो बनती हैं वो लंबे अंतराल तक चले इसके लिए बनती है। बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म बनाने का भी फॉर्मूला है, बट हम वो नहीं लेते। हम सिर्फ वैसी कहानियाँ उठाते हैं जो हमारे दिल के करीब रहती है, हमारे आसपास रहती हैं, और फ्राइडे सैटरडे संडे से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें होता है कि ये लंबे समय तक 10 साल 12 साल 15 साल इस पर बात हो, विचार हो, और कहीं ना कहीं ये छाप छोड़े। इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हमें ये पूछिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि दर्शक इसको सराहेंगे कि नहीं। मेरे हिसाब से हम सब सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि ये फिल्म सबके दिल में छाप छोड़ेगी, सबको पसंद आएगी और सबकी आंखें नम कर देगी। खैर, ये बात तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कही थी कि जब लोग निकलेंगे थिएटर तो जहन में कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे। ठीक है, आखिरी तीखा और सीधा सवाल, पहले भी हम लोग ऐसी फिल्में देख चुके हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बेस्ड हैं, सिया क्यों देखे ऑडियंस? सिया अगर आपको सच देखना है तो आप सिया ज़रूर देखिए। हम आए दिन न्यूज़पेपर में, टीवी पे देखते हैं ऐसी घटना घटती है, 3-4 दिन फॉलो करते हैं, फिर मूव ऑन कर जाते हैं, फिर हम बिजी हो जाते हैं, फिर एक नई घटना घटती है किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे लड़की के साथ, फिर वही सिलसिला होता है, ये लूप में चले जा रहा है। हमें ये एहसास नहीं हो पाता कि जिसके साथ ये घटना घटी है उसे और उसके पूरे परिवार को क्या झेलना पड़ रहा होगा, बिकॉज उनके लिए लाइफ टाइम का ट्रॉमा है। ये फिल्म आपको उस किरदार के करीब ले जाती है। ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। जो महेंद्र किरदार है ये सिया के लिए खड़ा होता है बिना किसी कारण के, और अगर महेंद्र जैसे लोग हो जाएं तो ये बहुत सारी घटनाएं घटने से पहले रुक जाएंगी। क्योंकि जब निर्भया होता है तो पूरा देश हिल जाता है, लेकिन फिर एक कोई घटना घट जाती है, फिर एक कोई घटना घट जाती है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि इस पे बात हो। ये एक अच्छी फिल्म बनी है और ये आपको कहीं ना कहीं आपकी संवेदनाओं को ये छुएगी और ये फिल्म आपके साथ रहेगी। और अगर आपके आसपास कहीं कोई इस तरीके की बात हो रही है और 4 लोग खड़े हो जाएं तो घटना करने वाला ऐसे ही भाग जाता है। पूजा? मैं ही बोलना चाहूँगी कि फिल्म, पहली बात तो फिल्म बहुत ईमानदारी से बनाई गई है, बहुत प्यार से बनाई गई, मेहनत लगन जो कुछ भी बोलते हैं वो सब कुछ हमने लगाया फिल्म में। और फिल्म की खासियत सबसे अच्छी क्या है, जैसे आपने बोला कि ऐसे टॉपिक्स पे और भी फिल्म बनी है या सीरीज़ बनी है, खासियत ये है कि इस फिल्म में एक भी अपशब्द नहीं है, गाली नहीं है, वल्गर सीन्स नहीं है जैसे पोर्ट्रे किया जाता है। तो इस फिल्म की खासियत यही है। जो आपने बोला खासियत, उस पर एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा जो बेशक आपकी ही बहुत बखूबी आपने दिखाया है कि फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे सिनेमाटोग्राफी लेवल बहुत अलग है। कि रेप की बात हो रही है लेकिन जो शॉट लिया गया है वो ऐसा है कि तुलसी के ऊपर चुनरी पड़ी हुई है। तो बेशक जो आपने बोला खासियत वाली चीज़ वो। सो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ढेर सारी बातचीत के लिए। थैंक यू। सिया एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसके चेन से बांध के रखा जाया करता था।